ऑल राइट, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आइए आज का अपना ये सेशन की शुरुआत करते हैं। बच्चों अब हमने जो स्टार्ट करना है, ध्यान से देखिए, अब हमने इकोनॉमिक्स के रिवीजन से स्टार्ट करना है। इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, ठीक है ना। एग्जाम के जाने से पहले आपको एक बारी फटाफट से गो थ्रू करना है कि भैया चल क्या रहा है, क्या क्या है, किस तरीके से है, तो इस तरीके से रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अब सभी बच्चों का फोकस, गुड आफ्टरनून अनुष्का, अब सभी बच्चों का फोकस किस पे आना चाहिए? रिवीजन के ऊपर। इसके लिए मैंने ना ये कुछ चार्ट्स बना रखे हैं, ये देखिए पूरे समरी चार्ट्स हैं इस तरीके से, ये समरी चार्ट्स हैं। ये समरी चार्ट्स कर लीजिए, ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम एंड मोमेंट के सारे रिवाइज हो जाएंगे, जो जो हमें चाहिए। क्या बात क्लियर हो रही है बच्चों? तो ये नोट्स वगैरह मैं आप सबके साथ शेयर कर दूंगा, बट आइए पहले शुरुआत करते हैं। बस एंड मोमेंट पे इसी से करना है बच्चों। एंड मोमेंट पे मतलब अभी जो हमें फास्ट रिवीजन करना है ना, वो इसी नोट से करना है। क्लियर हो रही है बात? तो अमन, आपके केस के अंदर भी मैंने आपको जो बताया ये सबके साथ शेयर करूंगा। आप ग्रुप में तो एडिड हैं, है ना, तो उस पर शेयर करूंगा बच्चों में। और आप सबने ये नोट्स वगैरह अपने रेफरेंस के लिए रखने हैं। इससे क्या है कि आपके चैप्टर्स जो हैं वो फास्ट रिवाइज हो जाएंगे। और इन्हीं नोट्स वगैरह को मैं प्रिपेयर कर रहा था, कंपाइल कर रहा था बेसिकली। हाँ जी जागृति, आप टेंशन ना लीजिए, मैं शेयर कर दूंगा ये, आप टेंशन ना लीजिए, ठीक है। ओके जागृति जी, अभी इधर फोकस करें फिलहाल, इधर फोकस करें फिलहाल। चलिए चलिए आइए। ओके, तो बच्चों हमने इकोनॉमिक्स के बारे में बात करा था, इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बातें चल रही थी। आइए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स डील्स विद द प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस दैट इफेक्ट ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब क्या हुआ बच्चों? ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स सिर्फ एक दो को इफेक्ट करेगा, हर एक को इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, इन देयर कैपेसिटीज एज कंज्यूमर्स, एज प्रोड्यूसर्स। कहीं ना कहीं हर बंदे को इकोनॉमिक्स या उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं इफेक्ट करेगा ही करेगा। ध्यान से मैं आप सबको बता दूं, रिवीजन स्टार्ट करने से पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? भैया हमारे कमिंग एग्जाम से पहले हमारे एक बार ब्रश अप हो जाना चाहिए। सेकेंडली चैप्टर रिवाइज करने के साथ साथ आप सबको टेस्ट भी देने हैं, ठीक है ना। जैसे चैप्टर 1 कंप्लीट किया, टेस्ट, चैप्टर 2 कंप्लीट किया, टेस्ट, या फिर हो सकता है कि पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के बाद फिर इकट्ठे टेस्ट रख ले। तो टेस्ट करने हैं अब हमें और रिवाइज करना है। तो ये नोट्स, उसके लिए मैंने सबसे बढ़िया यही है कि एक नोट्स रेफर करिए, पूरा एक चैप्टर खत्म एक ही गो के अंदर। शॉर्ट में लिखी हुई है सारी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है ना। तो आइए इसको मेरे साथ साथ समझे। देयरफॉर इकोनॉमिक लिटरेसी इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। अच्छा ये बेकार। बिजनेस इकोनॉमिक इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस। आपके सब्जेक्ट का नाम जो है दैट इज नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है बच्चों? बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये यही कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स को आपके बिजनेस के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है ना। यू आर एडवाइज टू रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टडी मटेरियल फॉर थरो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आइए सबसे पहले एक छोटा सा डेफिनेशन करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस बाय विच रिलेटिव स्केर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू सेटिस्फाई कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स। स्केर्स रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। तो कोई भी इकोनॉमिक्स के अंदर दो सबसे बड़ी चीजें होती हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर स्केर्स। और इन रिसोर्सेज के क्या होते हैं बच्चों? ऑल्टरनेटिव यूज, ठीक है ना बच्चों। क्या ये बात समझ में आती है? सिंपल सी बातें हैं, क्लियर होता है ये। नेक्स्ट, स्केर्स का मतलब क्या होता है कि कम, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, खत्म हो जाते हैं यूज करते। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान रखें, अभी हमारा टारगेट क्या है? रिवाइज करना। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट आ रहा हो, मुझे फटाफट से टाइप करके भेजें। ये रिवीजन चल रहा है, यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि मैं कॉन्सेप्ट को एकदम 100% एंड तक लेके जाऊंगा। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स हैं। क्लियर हो रही है ये बात?
हद में कहाँ चलेगा ये? चलिए धीरे धीरे आ जाएंगे बच्चे फिर। चलिए नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू मैक्रो एंड माइक्रो। माइक्रो मैक्रो के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। माइक्रो का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज को छोटे लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, छोटे लेवल पे, छोटे लेवल पे। इट इज अ स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना और द इकोनॉमी एज अ होल। समझ में आ रही है बच्चों ये बात? ये बड़े लेवल पे बात चल रही है, पूरी इकोनॉमी की बात चल रही है, इकोनॉमिक फिनोमिना, इकोनॉमी एज अ होल। सिंपल। माइक्रो मैक्रो, भैया माइक्रो लेवल पे हम क्या क्या स्टडी करते हैं? प्रोडक्ट का प्राइस, कंज्यूमर बिहेवियर, फैक्टर प्राइस, इकोनॉमिक कंडीशन, बिहेवियर ऑफ फर्म्स, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। और बड़े लेवल पे मैक्रो में क्या स्टडी करते हैं? नेशनल इनकम, जनरल प्राइस, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, बीओपी बीओटी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ ग्रोथ। सिंपल लैंग्वेज समरी। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है बच्चों? सिंपल सी बात है कि आप इकोनॉमिक्स को जब स्टडी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कैसे यूज करते हैं, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए कैसे यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक इनेबल्स एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉजिक एंड एनालिटिक टूल्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। बिजनेस इकोनॉमिक्स, यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजन। भाई हम अपने बिजनेस के कैसे डिसीजन लें? इकोनॉमिक्स की थ्योरी से। सिंपल। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो प्लीज पूछते जाएं। ध्यान रखिए रिवीजन चल रही है ये, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सबको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट्स याद होते जाएं, ब्रश अप होते जाएं। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। भैया ये देखिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या क्या नेचर होता है, उसके कैसे कैसे बात करें। इट इज अ साइंस। बच्चों साइंस क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड गिरेगा। इट इज अ कॉज एंड इफेक्ट। प्राइस बढ़ाओगे डिमांड गिरेगा, दैट इज नोन एज अ साइंस। इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब क्या था बच्चों? छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे इफेक्ट करता है। इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो। मैक्रो का मतलब क्या था बच्चों? एट अ इकोनॉमिक, बड़े इकोनॉमी के लेवल पे, लेवल ऑफ इकोनॉमी। यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी एंड नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। नॉर्मेटिव का मतलब होता है व्हाट शुड बी। जजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। याद आ रहा है बच्चों? आपको थोड़ा थोड़ा ब्रश अप होना शुरू हो रहा होगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ रखा है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि हाँ भाई 100%, ऑब्वियस ही बात है, मैं आपको घर पे होमवर्क दे रहा हूँ कि पढ़िए पढ़िए इकोनॉमिक्स। बट नॉर्मेटिव का क्या मतलब होता है भाई? जजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे मैं बोलता हूं कि भाई अगले साल नेक्स्ट ईयर मेरा सेल्स 1 करोड़ रुपए का होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब क्या है? मैं जजमेंट इन्वॉल्व कर रहा हूं कि भैया इतना सेल्स हो सकता है, अगले साल ऐसा हो जाएगा वैसा। समझ पा रहे हो? द नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, इट इज नॉर्मेटिव, जजमेंट इन्वॉल्व है। व्हाट ऑट टू बी, इसका एक और वर्डिंग भी पूछ लेते हैं। व्हाट शुड बी की जगह व्हाट ऑट टू बी। ठीक है ना? व्हाट ऑट टू बी। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये भी हम पढ़ तो सब कुछ चुके हैं, एक बार रिवाइज ही चल रहा है। देखिए स्कोप क्या है? पहला, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल यूजेस, इंटरनल इश्यूज, एंड मैक्रो इकोनॉमिक अप्लाइड टू इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। बच्चों फटाफट से बताइए, आपके सीए के हिसाब से ज्यादा फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स पे किया गया है रादर देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग डिटेल में आप सीए इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे। सीए फाउंडेशन के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस किया गया था। बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज ऑफ
माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस सच एज डिमांड, प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग पॉलिसीज, ये सब के बारे में आपका भी सिलेबस यही है अमन। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो कंसिडर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज नेशनल इनकम, एक बिजनेस साइकिल का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस एक्सेट्रा। समझ पा रहे? ये आपका स्कोप हो जाता है। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स बच्चों? 4 तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। व्हाट टू प्रोड्यूस, आ जाओ जल्दी जल्दी। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आ जाओ जल्दी जल्दी, कहीं पे बैठ जाओ। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजंस टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इधर ही फोकस करना है आज। आज ये समरी नोट्स हमने ओपन कर रखे हैं, ये नोट्स सबको मिल जाएंगे, मैं शेयर कर दूंगा सबके साथ। आपके लिए अभी ये समरी नोट्स इतने वैलिड नहीं है, बट जैसे ही ये अटेम्प्ट हो जाएगा उसके बाद आपके लिए भी वैलिड हो जाएंगे। समरी मतलब ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है? ये निशा, निशा नाम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, ठीक है ना? हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर लेबर इंटेंसिव तरीके से करना चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से करना चाहिए। समझ पा रहे? साहिल आपको समझ में आ रहा है? फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए करना चाहिए? अमीर के लिए करना चाहिए, गरीब के लिए करना चाहिए, मेल के लिए करना चाहिए, फीमेल के लिए करना चाहिए, जनरल पब्लिक के लिए या कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए। एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। भैया इकोनॉमी में जितना भी पैसा आ रहा है, जितने भी आप पैसा कमा रहे हो, इसमें से कितना पैसा सेव करना है और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। समझ में आ रही है बात? आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है उसमें से कितना पैसा सेव करना है और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है, दैट इज नोन एज व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड मतलब कितना हमें पैसा इन्वेस्ट करना है फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सोच के देखिए, अगर आप कोई भी इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा पैसा सेव करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इकोनॉमी ज़्यादा तरक्की करेगी। समझ में आ रही है बात? सिंपल। तो 4 इकोनॉमिक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। चारों समझ में आ रहे? ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से कंफर्म करें, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? मतलब तरीका ठीक लग रहा है या कोई दिक्कत लग रही है? ऑनलाइन वाले बच्चे मजा आ रहा है? मतलब ये तरीका ठीक है कि इसको कोई और तरीके से करवाया जाए? यस सर, चलो, यस सर, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आपका पूरा रिवाइज भी हो जाएगा। सारे चैप्टर्स के नोट्स बना रखे हैं ये मैंने, रिवीजन। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि आपने मान लो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये बॉटल बनानी है, तो ये बॉटल बनाने के लिए आप लेबर ज़्यादा यूज़ करोगे या पैसा, मशीनें ज़्यादा यूज़ करोगे? डिपेंड करता है इकोनॉमी के ऊपर। जैसे अगर ये इंडिया में बनाओगे तो लेबर इंटेंसिव ज़्यादा काम होगा, अमेरिका में बनाओगे तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव ज़्यादा होगा, वहाँ पैसा ज़्यादा है। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब ये होता है कि लेबर का काम ज़्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव का मतलब मशीन्स का काम ज़्यादा है। नेक्स्ट, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हाउ, फॉर whom टू प्रोड्यूस आर सॉल्व बाय डिफरेंट इकोनॉमीज। बच्चों 3 तरीके की इकोनॉमीज होती हैं, 3 तरीके की मेजर। कैपिटलिस्ट एग्जाम्पल यूएसए, सोशलिस्ट एग्जाम्पल यूएसएसआर सोवियत यूनियन, आज के टाइम पे रफ एग्जाम्पल है चाइना, नॉर्थ कोरिया। मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जाम्पल इंडिया, ठीक है ना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूज टूल्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म्स। इसका मतलब क्या है? प्राइस मैकेनिज्म का मतलब डिमांड और सप्लाई यूज करते हैं। ये जो प्राइस डिटरमाइन करते हैं, कैसे डिटरमाइन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ
डिमांड एंड सप्लाई। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, दे यूज सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल प्लानिंग मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करके रखती है सब कुछ। गवर्नमेंट प्लान करेगी तभी काम होगा, गवर्नमेंट प्लान नहीं करेगी काम नहीं चलेगा। और इंडिया जैसी इकोनॉमी में दोनों सिस्टम आते हैं, ये भी आता है और ये भी आता है। तभी आप देखोगे इंडिया में प्लानिंग कमीशन है, आज के टाइम पे उसका क्या नाम है आपको ये पता है ना? इंडिया के 5 ईयर प्लान बनते हैं, आज के टाइम पे इसको क्या बोलते हैं? नीति आयोग। नीति आयोग। तो इंडिया दोनों प्रिंसिपल्स बोरो करता है, प्राइस मैकेनिज्म्स का भी और सेंट्रल प्लानिंग का भी, दोनों सिस्टम बोरो करता है। समझ में आ रही है चीज? आइए आगे बढ़ते हैं। बस इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 खत्म। तो ये समरी नोट्स देखा जाए तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि बड़े इफेक्टिव है, बट अगर इसको ढंग से किया जाए तभी। आप सिर्फ इन्हीं नोट्स पे रिलाई नहीं कर सकते हैं, इन नोट्स को आप तब कर सकते हैं जब आपने पूरा का पूरा एक तरीके से कर रखा हो, जो कि आप सबके सिचुएशन में जिनके बच्चों के पेपर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अब तक तो आप कर चुके होंगे। जो बच्चे फॉर द फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जैसे आप टेंशन ना लें, अभी पूरा सिलेबस रिपीट होना है, ठीक है ना? तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको क्लियर हुआ? यस, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस करेक्ट, दोनों के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं हम। वहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमी हो गई, अलग प्रिंसिपल्स हैं वहाँ। तो वो मिक्स नहीं है, राइट? नहीं, और यूएसएसआर वाला भी मिक्स नहीं है? नहीं, सिंगल है। यस। चलिए अब बच्चों अपने मेन टॉपिक्स पे आना शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बाय द नेम ऑफ डिमांड। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज बाय द नेम ऑफ डिमांड। आराम आराम से पढ़ेंगे। डिमांड मीन्स डिजायर or wish to buy and consume a commodity or service backed by adequate ability to buy and willingness to pay। इसका मतलब क्या है बच्चों? डिमांड का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमारी कोई डिजायर है, डिजायर के साथ साथ परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। तो सिंपल भाषा में आपको याद करना है कि भैया डिमांड का मतलब क्या है? कोई चीज खरीदने की इच्छा के साथ साथ उसको खरीदने की पावर, पैसों का पावर होना चाहिए। अगर आपकी सिर्फ इच्छा है तो उसको डिमांड में काउंट नहीं करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? जैसे आप सबकी इच्छा है कि भैया बाहर एक बढ़िया सी गाड़ी खड़ी हो, सबकी इच्छा यही होती है, बट सबकी परचेजिंग पावर नहीं है, खरीदने की क्षमता नहीं है, तो उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। क्या समझ में आ रहा है? डिमांड का मतलब क्या है? खरीदने का डिजायर होना चाहिए और उसकी परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए। क्लियर हो रही है ये बात? आ जाओ आ जाओ। अखिल आइए आइए बैठिए। आपका एग्जाम कब है? मई? अभी मैं डिस्कस करता हूं आपसे। चलिए, डिमांड का मतलब तो समझ गए सब बच्चे। अगला आता है बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो डिमांड को इफेक्ट करता है? देखिए, पहला प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड अदर्स। 6 फैक्टर्स हो गए, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट 1, 2, 3। क्या यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों?
व्हाट आर दी फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड? भैया कोई भी फैक्टर में चेंज आएगा। यहाँ पे ना एक आधे बच्चे का शायद मेरे पास डाउट भी आया था, तन्वी का डाउट आया था शायद, तन्वी का डाउट आया था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, शायद इनका मैसेज आया, पता किसका मैसेज आया था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आइए इसको स्टडी करते हैं, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चार्ट्स के थ्रू बच्चों हम इसको आराम आराम से पूरा रिवाइज करते हैं। आइए अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अगर प्राइस बढ़ेगा तो फटाफट से बताइए डिमांड हमारा गिरेगा, और अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। समझ में आ रही है? नेक्स्ट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सब्स्टिट्यूट। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है सब्स्टिट्यूट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है बच्चों? एग्जाम्पल के तौर पे चीनी और चाय, शुगर एंड टी। अगर किसी और का प्राइस बढ़ेगा तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। जैसे पेट्रोल महंगा होगा तो गाड़ी की डिमांड कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली सब्स्टिट्यूट गुड्स, टी कॉफी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा डिमांड भी गिरेगा। ये समझ में आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों किसी को भी कहीं पे कोई डाउट हो प्लीज पूछते जाए मुझसे। फैक्टर्स 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 इफेक्टिंग डिमांड, ठीक है ना। इनकम, इनकम के अंदर बच्चों मेजरली आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, एक इंफीरियर गुड्स, एक नॉर्मल या लग्जरी गुड्स। इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम होगा, ये समझ में आता है। लो क्वालिटी गुड्स, और यहाँ पे इनकम गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगा। नॉर्मल लग्जरी में डायरेक्ट रिलेशन, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, इनकम गिरेगा डिमांड गिरेगा। ये समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, बाकी सब तो इजी से है, मेन ये तीन है। तो अगर कोई भी बच्चा इसको कॉपी करना चाहे तो प्लीज कॉपी कर सकते हैं, मैं 2 मिनट दे देता हूं। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई भी कॉपी करना चाहे, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 इसको कॉपी करें। 4, 5, 6 जो है वो इजी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1, 2, 3 इसका समरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको कॉपी करें। मैं 1 मिनट रुकिए, इसको ओपन कर देता हूं, ठीक है ना। 1, 2, 3 ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को तो रिकॉल हो रहा है साथ में, वेरी गुड, यही चाहिए, बस रिकॉल ही करना है, ज़्यादा लंबी क्लासेस नहीं चाहिए हमें। अब हमें क्या करना है, रिवाइज, टेस्ट, इसी पे फोकस करना है। आ रही है बात समझ में? राहुल कह रहे हैं कि सर नेसेसरी गुड्स किस में आ जाते हैं? अच्छा, नेसेसरी गुड्स ना आप इसको यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं राहुल, नेसेसरी गुड्स को यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं बीच में कहीं पे, जैसे यहाँ पे। अब नेसेसरी गुड्स के केस में क्या होता है कि चाहे इनकम इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं राहुल? फटाफट से बताइए ओके, जल्दी से टाइप करके भेजिए ओके। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी अनुष्का इसके बाद ही होंगे, पहले आप रिवाइज तो कर लीजिए, मुझे बताइए आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अनुष्का, हाँ जी बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। अनीशा, आ रहा है, वेरी गुड। आपको टेस्ट के रिगार्डिंग भी मैं अभी इंफॉर्मेशन देता हूँ, टेंशन ना लें आप। चलिए हो गया, करो जल्दी से इन 3 फैक्टर्स को, बस इसी पे।
चलिए आगे देता हूं मैं आपको टाइम, थोड़ी देर में देता हूं। इधर देखिए, अगला छोटा सा डेफिनेशन आता है बच्चों डिमांड फंक्शन का। याद आ रहा है डिमांड फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग। समझ में आ रहा है बच्चों? अखिल एंड निशा, आप दोनों का थोड़ा सा सर के ऊपर से जा रहा होगा ये चीज, या पिकअप हो रहा है? हाँ 12th में आपका पिकअप हो रहा है थोड़ा थोड़ा, चलो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर ना अभी कई सारी चीजें आएंगी जो आपके सर के ऊपर से भी चली जाएंगी, तो टेंशन ना लीजिएगा, दोबारा से होगा आपके लिए, ठीक है ना। ये वाला अभी रिवीजन चल रहा है, रिवीजन समझते हैं, जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके हैं उनका ब्रश अप कर रहे हैं। इट स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज, ये देखिए इसका एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, dx, यहां पे ये क्वांटिटी डिमांडेड हो गया और ये सारे उसके फैक्टर्स इफेक्टिंग हो गए। समझ में आ रही है बच्चों ये बात? नेक्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? प्राइस एंड डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स, कीपिंग अदर फैक्टर्स सेम, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। According to the law of demand, other things being equal, if price of the commodity falls, quantity will increase and vice versa. समझ में आता है? नेक्स्ट बच्चों, अच्छा इसको ना ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भैया लॉ ऑफ डिमांड जो है कैसा रिलेशन बताता है? दिस शोज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। इट शोज अ नेगेटिव और इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर हो रही है ये बात? प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी। इट शोज अ नेगेटिव, इसके ना वर्डिंग्स है नेगेटिव, इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या है बच्चों? दिस इज अ डिमांड कर्व। ये क्या है? दिस इज अ डिमांड कर्व। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है डिमांड कर्व। बच्चों डिमांड कर्व कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। वेरी गुड। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है बच्चों? क्योंकि प्राइस एंड डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा, जब भी वाई एक्सिस, इसको लिखता हूं यहां पे, जब भी बच्चों वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इसके बीच में एक इनवर्स रिलेशन होता है तो डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड जा रहा हो। समझ में आ रही है बात? क्लियर? नेक्स्ट, एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं, पॉसिबल नहीं है, बट वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रखा होगा, बट रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं रहता। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट आता है, मूवमेंट वर्सेस शिफ्टिंग। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मूवमेंट वर्सेस शिफ्टिंग। शायद तन्वी का यहीं पे डाउट आया था, आइए मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। आराम आराम से, मेजर पॉइंट्स पहले ऑनलाइन वाले बच्चे सारे सुनने पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। सभी बच्चे इसको रिकैप करने पे ध्यान देंगे, फिर मैं कॉपी करने का टाइम दे दूंगा, इसको आप कॉपी भी कर लीजिएगा। ये समरी नोट्स चल रहे हैं, ये जो नोट्स है मैं आप सबके साथ शेयर भी कर दूंगा, आप अपने रेफरेंस के लिए प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा, ठीक है ना। आप सबके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, आप प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लीजिएगा ताकि आप इसको यूज कर सकें। क्लियर? देखिए
ये एक डिमांड कर्व है बच्चों, यहाँ पे प्राइस है और ये डिमांड है। ठीक है ना। अब एक होता है प्राइस के अंदर चेंज, प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंजेस, यानी कि प्राइस बढ़ेगा या घटेगा। अगर प्राइस बढ़ेगा या घटेगा तो यहां पे जाएगा या यहां पे जाएगा। इसे बोलते हैं मूवमेंट। कैसा मूवमेंट बच्चों? अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है ना। दूसरा, अगर ये ऐसे बढ़ रहा है या घट रहा है, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये वर्डिंग समझ में आए? क्या ये वर्डिंग समझ? कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो गया ना, और एक्सपेंशन मतलब बढ़ गया। समझने वाली बात यह है, दोबारा से रिपीट कर देता हूं, डिमांड कर्व वही है, उसी डिमांड कर्व के हम ऊपर जा रहे हैं, ये देखिए यहां से पहले यहां पे जा रहे हैं या यहां से यहां पे जा रहे हैं। ये जो होता है ये चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर फैक्टर्स यहाँ पे सेम रहते हैं, तो इसका वर्डिंग क्या रहता है? इसको बोलते हैं मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट। और दूसरा की टर्म क्या है? एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांडेड या कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये वर्डिंग्स क्लियर हुए आप सबको? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट नेक्स्ट एक आता है शिफ्टिंग। क्या आता है बच्चों? शिफ्टिंग। ये देखिए डिमांड कर्व ही चेंज हो गया, डिमांड कर्व ही चेंज हो गया। ये होता है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स चेंज। अदर फैक्टर्स चेंज। अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ अदर मतलब एक्सपेक्टेड प्राइस, अदर्स, कोई सारे फैक्टर्स। प्राइस के अलावा उस कमोडिटी के, जैसे ये बॉटल की बात कर रहे हैं, ये बॉटल के प्राइस के अलावा बाकी कुछ भी चेंज हो जाए तो ये शिफ्ट होगा। कैसा शिफ्ट होगा बच्चों? शिफ्ट भी दो तरीके का होता है। एक हो गया राइटवर्ड शिफ्ट, राइट की तरफ चला गया ना, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। राइटवर्ड शिफ्ट हमारे लिए अच्छा है, फेवरेबल है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमारे लिए अनफेवरेबल है, बुरा है। इसे बोलेंगे इंक्रीज, इसे बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से बताइए इस वाले टॉपिक में किसी भी बच्चे को कोई डाउट। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं जल्दी से, किसी बच्चे को कोई डाउट। आपको समझ में आया साहिल? आपको क्लियर? ऑल क्लियर, वेरी गुड। ब्रश अप हो पा रहा है बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों ये ब्रश अप हो पा रहा है आप सबका? ब्रश अप करना जरूरी है बस। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, और प्राइस अगर गिरेगा तो एक्सपेंशन हो जाएगा क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाएगा। पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। इधर देखिए इसका समरी यहां पे लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। मूवमेंट बच्चों कब होगा? जब किसमें चेंज आएगा? सिर्फ और सिर्फ प्राइस के अंदर। देखिए ध्यान से पढ़िए, एक एक वर्डिंग पढ़ने वाली है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस राइजेस as a response the quantity demand decreases, it is a contraction of demand or upward movement along the same demand। फटाफट से बताइए क्या एक एक वर्डिंग कैच हुआ? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, प्राइस इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुआ, इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, या इसको अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। एक एक वर्डिंग हाईलाइट कर दिया मैंने, समझ पा रहे हैं? इसी का अगर डायग्राम देखेंगे
तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा कॉन्ट्रैक्शन का डायग्राम कि भैया पहले प्राइस ये था, अब प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने की जगह डिमांड कम हो जाता है, इस तरफ चला गया। समझ में आई बात? बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहाँ तक हम? चलो नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का मतलब क्या है बच्चों? एक्सपेंशन का मतलब है व्हेन प्राइस फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है और उसे ही एक्सपेंशन बोलते हैं। क्या ये समझ में आया? ये पूरा का पूरा इसका ऑपोजिट हो गया। क्लियर हो रही है बच्चों ये बात? शिफ्टिंग में क्या होता है? द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट व्हेन देयर इज अ राइज इन इनकम। यहाँ पे ना इसकी जगह आप ये ऐसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है मुझे, तो नहीं सही लिखा हुआ है। द डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट व्हेन देयर इज a rise in the income, rise in price of substitute good, fall in the price of complementary good, rise in population, change in taste and preference favorable। कहने का मतलब अगर अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, कैसा चेंज हो रहा है? फेवरेबल चेंज। ध्यान से बच्चों इसको कैच करिएगा। अगर अदर फैक्टर्स में कैसा चेंज आ रहा है, फटाफट से बताइए कैसा चेंज आ रहा है अदर फैक्टर्स में? फेवरेबल, अच्छा चेंज आ रहा है, तो हमारा डिमांड कर्व कहां शिफ्ट हो जाएगा? टुवर्ड्स दी राइट। क्या ये समझ में आया? नहीं? यहां से यहां पे शिफ्ट करने को ही राइट बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट। ये तभी होगा जब हमारे फैक्टर्स के अंदर अच्छा चेंज आएगा हमारे लिए, तभी तो डिमांड बढ़ेगी ना। जैसे किसी बंदे की इनकम बढ़ गई तभी डिमांड बढ़ेगी। समझ में आ रही है? तो यही चीज लिखी हुई है कि अगर अदर फैक्टर्स में फेवरेबल चेंज आएगा तभी राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। एक मिनट, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉर राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, हाँ जी आप बोलिए अमन, क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं। अच्छा आइए मैं समझाता हूँ। तन्वी का डाउट आया मेरे पास, कह रहे हैं कि सर राइटवर्ड शिफ्ट का ये समझा दो एक पॉइंट। पहली बात तो ये समझ में आता है राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है कि अदर फैक्टर्स के अंदर चेंज आया है और ये चेंज फेवरेबल है, अच्छा चेंज है। ठीक है, अब मुझे बताइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है? भैया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये होता है कि दो चीजें इकट्ठे यूज होंगी, जैसे पेट्रोल और गाड़ी। फटाफट से मुझे बताइए तन्वी, अगर पेट्रोल का प्राइस गिर जाएगा तो गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी या घट जाएगी? बढ़ेगी। समझ में आ रहा है तन्वी? अगर पेट्रोल का प्राइस गिर जाएगा तो गाड़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और जैसे ये इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। समझ में आया तन्वी? अमन क्लियर? आपको ये एग्जांपल समझ में आया? ठीक है, अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वेरी गुड, हाँ जी, लेफ्टवर्ड का इसका ऑपोजिट लिखा हुआ। तो यहां तक बच्चों हमने डिमांड का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है प्लीज फटाफट से मुझे बताएं, और साथ ही साथ आप में से किसी बच्चे को भी ये कॉपी करना है, जल्दी से समरी कॉपी कर लें ये वाला, ठीक है ना, ये फटाफट से। हाँ जी, क्या ये लिख देता हूं मैं, कॉपी करिए आप। कोई डाउट निशा?
फटाफट से करिए कॉपी जो जो बच्चे कर रहे हैं। तो इसमें ये जो हमने साइन किया ऊपर और नीचे, अभी इसको एज इट इज जल्दी से कॉपी करिए, बाकी सभी वेट कर रहे हैं फिर। चलिए जल्दी से। हमारा टारगेट बच्चों यही है कि हमने कंटेंट, लिमिटेड कंटेंट रिवाइज किया, खत्म। अभी हमारे पे प्रेशर इस चीज़ का नहीं है कि हाँ भाई जल्दी जल्दी, हमने लिमिटेड कंटेंट करने, रिवाइज किया, घर पे उसको पढ़ना है बुक में से, बस। मैं आज आपको होमवर्क भी दूंगा, आज से होमवर्क भी चालू होगा इकोनॉमिक्स का, कि आपको घर पे बैठ के क्या करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैं आज से होमवर्क देना भी शुरू कर रहा हूँ। लाइट बंद कर देंगे बाहर की, साइड पे ही है बटन देखना। डन। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। आइए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब रुक जाइए, कॉपी करना और इधर सुनने पे ध्यान दें बच्चों। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता था? रिस्पॉन्स, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स या रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। किसी भी चीज के चेंज होने की वजह से डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करती है उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद करेंगे बच्चे, जब मैंने क्लास में इसको करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। प्राइस इलास्टिसिटी एक टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है। दोबारा से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और प्राइस इलास्टिसिटी उसका ही एक पार्ट है। यहां तक पिक हो पा रहा है बच्चों? अमन, आपने ये वाला टॉपिक एक लिमिटेड ही करके जाना है, आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना, आपको मैं करवाऊंगा अलग से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसी के अंडर आता है, क्या आता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एक्स ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स इफेक्टिंग डिमांड। समझ पा रहे हैं बच्चों? कोई भी फैक्टर के चेंज होने की वजह से आपका डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। अब टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी चार तरीके की होती है। देखिए, प्राइस का मतलब क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स। इनकम इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। क्रॉस इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजिंग। समझ में आ रही है बच्चों ये चीज? किसी और के चीज के चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इसके रिलेशनशिप को ही बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये अलग अलग तरीके की होती है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये वाली है। नेक्स्ट लेवल पे ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। आपके सीए के एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। Elasticity of demand is defined as the responsiveness of quantity demanded of a good to changes in one of the variables on which demand depends. किसी भी चीज के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इसे बोलते हैं, बता दो फटाफट से, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर ये फैक्टर प्राइस है तो इसे बोलेंगे
प्राइस इलास्टिसिटी, अगर ये इनकम है तो इसे बोलेंगे इनकम इलास्टिसिटी। अगर ये अदर प्राइसेस है, साइलेंट कर लो जल्दी, साइलेंट कर लीजिए। अगर ये कोई और प्राइस है तो इसे बोलेंगे क्रॉस। एडवर्टीजमेंट की वजह से तो एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी, समझ पा रहे? आइए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके बारे में देखिए कितना कुछ लिखा हुआ बच्चों। जितना ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस होगी इलास्टिसिटी। जैसे यहां पे देखिए, इलास्टिसिटी 0 है, लेस देन 1 है, इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है ना, मिल जाएगा, ये चार्ट्स मिल जाएंगे, फोटो वोटो बार बार मत। अच्छा, मिल जाएगा, सबका मिल जाएगा, ये टेंशन ना लीजिए, आज ही मैं भेज दूंगा, पर रिमाइंडर डाल दीजिएगा। आप में से कोई भी बच्चा, एक दो बच्चे ना ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिएगा कि सर ऐसे ऐसे चार्ट्स चाहिए, तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। कोई भी बच्चा चार्ट्स के लिए डाल दीजिएगा, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो किसकी ड्यूटी लगा देते हैं ना, किसकी ड्यूटी लगाएंगे बताओ? पूजा। अरे पूजा, आज आपने भी धोखा दे दिया। पूजा, आज आप भी नहीं आए ऑफलाइन क्लास के लिए, देख लीजिए, निशा आपको धोखा दे रहे हैं ये बच्चे। पूजा बता दो आज क्यों नहीं आए क्लास के लिए आप? निशा वेट कर रही है यहाँ पे, कह रही पूजा कहाँ है। तन्वी कह रही मैं बता दूंगी, ठीक है तन्वी। पूजा रिप्लाई कर रही थी, पूजा लिख के भेजेंगे कि क्योंकि अनुष्का नहीं आ रही है इसी वजह से। अच्छा, फीवर है, ओ हो, फिर तो ध्यान रखिए भाई, फिर तो ध्यान रखिए तबीयत का, बहुत ज़रूरी है भाई। पेपर वेपर आ रहे हैं बच्चों, अभी इस टाइम पे कोई भी पंगे ना ले। ठंडा खा लिया, ये कर लिया, घूम लिया, फीवर अगर बाय चांस इस टाइम पे हो जाता है, कोई भी तबीयत खराब हो जाती है, पूरे पेपर की ऐसी तैसी हो जाएगी। 6 महीने खराब हैं। मैं ये बोलूँगा कि इस टाइम पे कोई भी पंगे ना ले, आराम से बैठ के घर पे पढ़ाई करो 2-3 महीने, पेपर कर लीजिए, उसके बाद जो करना है करते रहो। मैंने इंटरमीडिएट का भी आज सुबह बैच था, तो मैं उसके अंदर भी देख रहा था 2-3 बच्चों की तबीयत खराब, भाई मैंने कहा कमाल होगी, एकदम पेपर आने वाले, समझ रहे? तो अभी पंगे कोई भी ना ले, कोई रिस्क लेने का टाइम नहीं है अभी। ओहो, बताइए, आपके चक्कर में उनकी भी तबीयत खराब कर दी अनुष्का आपने। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, इनफाइनाइट। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस यहीं पे है। मतलब प्राइस अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाता है। और 0 का मतलब क्या है बच्चों? प्राइस चेंज जितना मर्जी होता रहे, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, रफ एग्जाम्पल है, रफ एग्जाम्पल मेडिसिन। जैसे कोविड के टाइम पे देखिए, इतनी महंगी महंगी मेडिसिन हो गई थी। ये केमिस्ट वाले जो हैं, इन्होंने पैसा कमाया, हॉस्पिटल वालों ने पैसा कमाया। केमिस्ट वाले तो भैया पता कैसे लिख के भेजते थे, कहते थे कि कोविड की कोई भी दवाइयाँ वापस नहीं ली जाएंगी। आपने अगर देखा हो, उसमें पर्चे पे लिख के भेज। तो होता क्या है कि भैया प्राइस चाहे कुछ भी हो रहा हो, डिमांड में कोई चेंज नहीं आने वाला। भाई कहते हैं डिमांड खरीदना ही है, भाई बंदा नहीं रहा तो क्या करेंगे। ऐसे को बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, प्राइस बढ़े घटे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, डिमांड उतनी रहेगी जितनी पहले। इनइलास्टिक का मतलब, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और जूम इन करता हूँ, 1 मिनट, एक लेवल और जूम इन कर, एक लेवल और ले चलो। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसको क्वांटिटी लिखते हैं, क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। समझ रहे बच्चों ये चीज? नेक्स्ट, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है? भैया प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया, डिमांड में इनफाइनाइट चेंज। एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉक मार्केट्स। आइए पढ़ते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। द डिमांड कर्व ऑफ स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट बिकॉज
द साइन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव। बच्चों फटाफट से बताइए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, प्राइस गिरेगा तो डिमांड, इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, इनडायरेक्ट, इसके ना कई सारे नाम होते हैं। नेगेटिव है बिकॉज, मैं लिख देता हूं यहां पे, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। वी नॉर्मली इग्नोर दिस साइन ऑफ इलास्टिसिटी एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन कोएफिशिएंट, यानी कि हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। कौन से वाले फॉर्मूला के लिए? फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चों? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते वक्त आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं। यहां पे ना कई सारे कॉन्सेप्ट्स अभी मिसिंग हैं, क्योंकि समरी बना रखी है, तो इसी वजह से मैं हालांकि यहां पे लिखवा देता हूं। ये देखिए नोट के तौर पे, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के भी कई सारे तरीके होते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी, आर्क इलास्टिसिटी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, एक ग्राफिकल मेथड भी होता है जिसे हम ग्राफिकल मेथड कह लीजिए, या एक और क्या था उसका नाम, जियोमेट्रिक मेथड। यस, जियोमेट्रिक मेथड। तो ये 3-4 मेथड होते हैं जिससे हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। याद आ रहा है बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों धीरे धीरे ब्रश अप हो रही हैं चीजें या नहीं हो रही? बताओ मुझे, ब्रश अप हो रही है नहीं हो रही? रिवाइज करने पे फोकस करें। आपको इस चैप्टर का, ये जो मैं क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ, इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट तभी होगा अगर आप घर से रिवाइज करके आए होंगे। अगर बच्चा घर पे रिवाइज करके नहीं आया तो कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में गैप रह जाएगा और वो बाद में तंग करेगा। तो अभी मैं आज आपको आगे का किस तरीके से हमने हैंडल करना है, आगे क्या क्या करके लेकर आना है नेक्स्ट क्लास तक, पूरा एक रोड मैप बना के दूंगा। पूरा बताऊंगा कि भाई इस तरीके से करो इकोनॉमिक्स, जितना भी टाइम रह गया ऐसे ऐसे रिवाइज करना है। क्या आप सबको बातें समझ में आ रही हैं? अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए जो मैं बोल रहा हूँ, बस इकोनॉमिक्स का आपका बेस्ट लेवल पे परफॉर्मेंस आ जाएगा। पॉलिशिंग करनी है, ठीक है ना? हो रही है, हो रही है। सभी बच्चों ने कॉपी पेस्ट मार दिया। अनीशा ने लिखा, इसका सभी ने कॉपी पेस्ट मार दिया, कह रहे हैं हो रही। प्राइस पॉइंट इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या था? Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P0 इंटू P0 डिवाइडेड बाई Q0। आर्क इलास्टिसिटी का क्या था? Q1 माइनस Q0 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P0 इंटू P1 प्लस P0 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q0। याद आ रहा है बच्चों? किसी भी स्टूडेंट को याद ना आ रहा हो प्लीज मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, आपको इसका पूरा डिटेल का वीडियो मैं शेयर करूंगा। हाँ जी, आप बताइए। अच्छा, आपको याद नहीं आ रहा? जिन जिन बच्चों को नहीं याद आ रहा है या कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत लग रही है, मुझे व्हाट्सएप पे तुरंत मैसेज डाल दीजिए। अभी मोबाइल निकालो, डाल दो। घर जाते जाते भूल गए, बाद में मेरी तरफ से ये मत सोचिएगा कि मेरे को याद रहेगा। आप में से जिस बच्चे का मैसेज आएगा उसके पास वो पूरा कंटेंट मैं शेयर करूंगा। मेरा टारगेट अल्टीमेटली यही है कि भाई पेपर क्लियर होना चाहिए, बच्चे को जो सपोर्ट चाहिए दो, जो सपोर्ट चाहिए। आपको कोई दिक्कत आ रही है, नहीं याद आ रहा, मुझे बताओ, मैं आपका उसका लेक्चर शेयर करूंगा, उसको पढ़िए। पढ़ने वाले बच्चे बनेंगे तो आपको 100% क्लियर करेंगे। मैं शेयर करूंगा इसका कंटेंट। क्लियर हो रही है बात? अगर किसी बच्चे को याद नहीं आ रहा, अभी मोबाइल निकाल के तुरंत मैसेज डाल दो, बाद में भूल जाओगे मैसेज डाल। टॉपिक भी लिख दो कि सर ये टॉपिक में दिक्कत आ रही है, आपको उसका कंटेंट शेयर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, आर्क मेथड। बच्चों याद करिए मैंने इसके अंदर क्या लिखवाया था। मैंने ये बोला था कि भाई दोनों में से एग्जाम में वो मेथड लगेगा जो क्वेश्चन बताएगा। मैंने इसके लिए ना बहुत बारी क्लास में नोट लिखवाया। या तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि भैया ये मेथड फॉलो करो। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं कर रहा है तो आप पहले आर्क मेथड को प्रायोरिटी देंगे। अब कई बच्चों ने जिन्होंने रिवाइज नहीं कर रखा है उनको तो ऑब्वियस सी बात है याद ही नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जिन बच्चों को याद है वेरी गुड, जिन बच्चों को नहीं याद है
प्लीज अपने नोट्स रेफर करें। वेरी गुड कन्वी, बिल्कुल सही बोला, शाबाश, मजा आ गया। अगला आता था बच्चों टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड याद करिए, यहां पे हम देखते थे प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ेगा, टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, तो इसको क्या बोलते थे बच्चों, जल्दी से बताओ, कैसा इलास्टिसिटी होता था, चेक करके बताइए, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक। प्राइस बढ़ने की वजह से नो चेंज, यूनिटरी, और प्राइस बढ़ने की वजह से टोटल रेवेन्यू गिर गया, तो इसको क्या बोलते थे, तीनों याद करके बताओ बच्चों जल्दी से, शाबाश। ऑनलाइन वाले बच्चों अगर याद नहीं है प्लीज नोट्स चेक करो, जल्दी से नोट्स चेक करके मुझे बताइए। प्राइस बढ़ेगा, टीआर बढ़ेगा, प्राइस गिरेगा, टीआर गिरेगा, क्या बोलते थे इसको, लेस इलास्टिक। यानी कि जब प्राइस और टोटल रेवेन्यू, प्राइस और टोटल रेवेन्यू के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, डायरेक्ट रिलेशन मतलब प्राइस बढ़ा टीआर बढ़ गया, प्राइस गिरा टीआर गिर गया, इसको लेस इलास्टिक। और अगर इनवर्स रिलेशन होता है तो इसको मोर इलास्टिक। क्या ये समझ में आ रही है बच्चों बात है? ऑनलाइन वाले बच्चों क्या ये समझ में आ रहा है, रिकॉल हो रहा है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत रिकॉल हो रहा है। रिवीजन तभी करवाई जा रही है ताकि आपको ये रिकॉल हो पाए। ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज रिस्पॉन्ड करें। वेरी गुड। जियोमेट्रिक मेथड का फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू अपर सेगमेंट डिवाइडेड बाय लोअर सेगमेंट, नहीं सॉरी उल्टा कर दिया, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। जियोमेट्रिक मेथड लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। आ रहे साहिल, आपने पढ़ रखा है ये समय, नहीं कहाँ पे, अच्छा चलो ये वाले मैं आपको, मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है ना बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों। चलिए, तो इसी के साथ हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये कॉन्सेप्ट रिकैप होता है। आज मैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट नहीं रिवाइज कर रहा हूं, मुझे लग नहीं रहा है, कई बच्चों का ब्लैंक आउट हो रहा है बीच बीच में, मुझे एक्सपेक्टेड यही लग नहीं रहा है कि बच्चे आप सब रिवाइज करके आए। आप सब बच्चों के लिए मैं आगे का एक रोड मैप बना के दे रहा हूं कि अगली क्लास से पहले पहले आप सबने क्या करना है, प्लीज इसको ध्यान से समझ लें और नोट कर लीजिएगा अगर करना हो तो। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, आपने चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 दैट इज डिमांड, इसको घर पे रिवाइज कर लेना है। एक दो चैप्टर, 2 यूनिट और दे देता हूं, यूनिट नंबर 2 भी और यूनिट नंबर 3 भी। ये है कंज्यूमर बिहेवियर और दिस इज सप्लाई। अगली क्लास से पहले पहले तक का आपका टारगेट है कि भैया आपने घर पे बैठ के इन सबको रिवाइज कर लेना है, इन सबको आप घर पे बैठ के रिवाइज करेंगे। सबसे पहला टारगेट आप सबका ये है। दूसरा टारगेट, सेकंड टारगेट है कि भैया आपने घर पे रेडी कर लेना है इसको। दूसरा टारगेट तो मैं क्लास में ही करवाऊंगा, इसका टेस्ट करेंगे, टेस्ट। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो पहला टारगेट क्या है कि आप सभी ने क्लास के अंदर ये मतलब घर से ये रिवाइज करके आना है। सेकंड, जैसे ये मैं भी क्लास में रिवाइज करवाऊंगा, पहले आपने घर पे रीड कर लिया। देखो अब जो टाइम आ रहा है ना बच्चों, सेल्फ स्टडी का टाइम है। अगर आप सब बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो मैं क्या, कोई भी टीचर हो वो बोलता रहेगा, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आप घर से सेल्फ स्टडी करके आइए, यहाँ पे बैठ के मैं रिवाइज करवाऊंगा, फिर टेस्ट करेंगे, तभी मजा आएगा। घर से पढ़ के आइए, सेल्फ स्टडी। मैंने आपको टारगेट दे दिया, अगला टारगेट ये है चैप्टर 2 खत्म करना, चैप्टर 3 खत्म करेंगे, फिर 4 5 तो सिंपल सा ही, छोटा सा ही, समझ पा रहे? क्लियर हो रही है बातें? यही टारगेट है, इसको कंप्लीट करना है। इस हफ्ते का यही टारगेट है हमारा। सेल्फ स्टडी करिए, क्लास में मैं रिवाइज करवाऊंगा, छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिवाइज करवाऊंगा फटाफट, फिर टेस्ट करेंगे इसका। क्लियर हो रही है बात? ऑनलाइन वाले बच्चों फटाफट से बताइए, इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं आप सबको, जल्दी से कंफर्म करें। किसी बच्चे को
कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, मुझे मैसेज डालें कि सर ये वाले टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ जी तान्या, टेस्ट वगैरह सब होगा, आप टेंशन ना लीजिए, आप बस जो मैं इंस्ट्रक्शंस बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते जाइए, आपका टेस्ट मैं करवाऊंगा। अब ये जो टाइम पीरियड बच रहा है ये सिर्फ पॉलिशिंग के लिए बच रहा है और कुछ नहीं करना है इसमें, बस पॉलिशिंग करनी है आपकी मुझे। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू सो मच ऑनलाइन वाले बच्चों, बाय बाय।